छात्रों, आज हम संक्षेपण के स्वरूप और उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। इससे पूर्व हमने संक्षेपण की परिभाषा और उसके महत्व की चर्चा की थी। आज का हमारा मुख्य विषय है संक्षेपण का स्वरूप और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम संक्षेपण के स्वरूप की बात करेंगे, तत्पश्चात उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। किसी भी निबंध, लेख, गद्यांश आदि में एक मूल भाव रहता है तथा अन्य सहायक या पोषक भाव व विचार भी रहते हैं। रचना जितनी बड़ी होगी, पोषक व सहायक विचार भी उतने ही अधिक होंगे। संक्षेपण संपूर्ण रचना का होता है, अतः मूल भाव को प्रमुखता देते हुए पोषक व सहायक भावों को भी प्रस्तुत किया जाता है। संक्षेपीकरण करते समय निरर्थक, अनर्गल, पुनरुक्त तथा असंगत विचारों एवं भावों को निकाल देते हैं। आवश्यक होने पर सहायक भावों व विचारों को भी रख लेते हैं। ध्यान रखने की बात है कि मूल रचना में लेखक का अपना स्तर होता है और संक्षेपणकर्ता का अपना। संक्षेपण का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि संक्षेपण किसके लिए किया गया है। संक्षेपणकर्ता मूल भाव, विचार तथा भाषा की विशेषताओं की रक्षा करते हुए इस बात को ध्यान में रखता है कि वह संक्षेपण किसके लिए कर रहा है। स्वरूप को देखते हुए संक्षेपण दो प्रकार का माना जाता है, एक सारणी संक्षेपण और दूसरा धारा प्रवाह संक्षेपण। सारणी संक्षेपण कार्यालय क्रियाकलापों में अपनाया जाता है, जहां विषय वस्तु का संक्षेपण तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे क्रमांक, पत्र, प्राप्ति, तिथि, दिनांक, प्रेषक, प्रापक, संदर्भ, विषय आदि विवरण इसमें रहता है। विद्यार्थियों को सामान्यतः धारा प्रवाह संक्षेपण पढ़ाया जाता है। संक्षेपण किसी भी लेख, गद्यावतरण, निबंध, पत्र, कविता आदि का भी हो सकता है। यहाँ तक कि किसी एक वाक्य का संक्षेपण भी हो सकता है। अतः सभी प्रकार से इनका संक्षेपण किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए धारा प्रवाह संक्षेपण आवश्यक रहता है, न कि सारणी संक्षेपण। तो अब हम संक्षेपण के स्वरूप के बाद में संक्षेपण की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में समझना आवश्यक होगा। तो अब हम संक्षेपण के स्वरूप के पश्चात संक्षेपण की विशेषताओं की चर्चा करेंगे कि संक्षेपण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए और हम किस प्रकार से एक आदर्श संक्षेपण कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जिनको समझना आवश्यक होगा। जैसे नंबर 1 है संक्षिप्त अभिव्यक्ति। दूसरी विशेषता है भावों की क्रमानुसार अभिव्यक्ति। तीसरी विशेषता है शुद्धता और चौथी विशेषता है सुस्पष्टता। पांचवी विशेषता है प्रभावमयता।
छठी विशेषता है परिपूर्णता और नंबर 7 विशेषता है बोधगम्यता तथा नंबर 8 सारगर्भिता। तो ये सभी विशेषताएं संक्षेपण में होनी चाहिए। अब हम एक एक विशेषता के विषय में समझेंगे। जैसे संक्षिप्त अभिव्यक्ति, संक्षेपण के मूल में ही संक्षेप है, अतः संक्षेपण की महत्वपूर्ण विशेषता उसका संक्षिप्त रूप होता है। मूल विषय को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें मुख्य बातों को संक्षेप व स्पष्ट रूप में हम कह सकें, किंतु संक्षिप्तता के आदेश में मुख्य बातों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो आवश्यक बातें हैं, जो मूल बातें हैं, उनको यथातथ उनको रखना चाहिए और इसके साथ ही जो सहायक और प्रासंगिक बातें हैं, यदि वे आवश्यक लगती हैं तो उन बातों के लिए भी इसमें स्थान दिया जा सकता है। इसके साथ ही दूसरा बिंदु है भावों की क्रमानुसार अभिव्यक्ति। यह बिंदु भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संक्षेपण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी रचना तभी प्रभावशाली सिद्ध होती है जब वह क्रमानुसार लिखी, पढ़ी और समझी जाती है। उसके भाव, विचार और विषय एक दूसरे से तारतम्यता स्थापित किए होते हैं और साथ ही एक क्रम में, जिस प्रकार से माला में अनेक मोती होते हैं और वे मोती क्रमशः धागा के माध्यम से जुड़े रहते हैं, इसी प्रकार से संक्षेपण में विचारों की क्रमानुसार अभिव्यक्ति होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं शुद्धता की संक्षेपण का एक महत्वपूर्ण विशेषता है शुद्धता। संक्षेपीकृत रूप से भाव और विचारों की शुद्धता को और विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जिन भावों को संपूर्ण अवतरण में प्रस्तुत किया गया है वे संक्षेप रूप में होने चाहिए। ऐसी कोई भी बात न लिखी जाए जो तथ्यों से परे हो, अर्थात उसमें शुद्ध और सत्य बात को ही लिखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार शुद्धता का भी महत्व है। अब हम बात करते हैं सुस्पष्टता। सुस्पष्टता से आशय है कि जो भी बात संक्षेप में लिखी जाए वह इस प्रकार लिखी जाए कि पाठक उसको पढ़कर समझ सके, उसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति एवं संदेह की स्थिति उत्पन्न न हो। अतः आदर्श संक्षेपण इतना स्पष्ट होना चाहिए कि मूल सामग्री की सहायता लिए बिना संपूर्ण बात स्पष्ट हो जाए। उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रवाहमयता। यह बिंदु भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रवाहमयता से आशय होता है विचारों में क्रमबद्धता और विचारों का धारा प्रवाह। जिस प्रकार से एक नदी निरंतर गतिशील रहती है, धारा प्रवाह चलती रहती है, उसी प्रकार से संक्षेपण में विचारों में धारा प्रवाह स्थिति होना चाहिए। एक विचार दूसरे विचार से गुथे होने चाहिए और क्रमानुसार उनकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उनमें कहीं भी रुकावट उत्पन्न न होनी चाहिए और न ही उनमें विशृंखलता देखने को मिलनी चाहिए। इसमें विचारों, भावों और वाक्यों हर मामले में प्रवाहमयता को देखना आवश्यक होता है। संक्षिप्त रूप में को पढ़ते समय यदि रुकना पड़े तो संक्षेपण के वास्तविक लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है। इसका अर्थ है कि पढ़ते समय एकदम गतिशीलता और
प्रभामयता होनी चाहिए। एक अगला बिंदु है परिपूर्णता। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संक्षेपण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद ऐसा महसूस न हो कि जिस पुस्तक या ग्रंथ का संक्षेपण किया गया है उसको पढ़ने की आवश्यकता न रहे और ऐसा न लगे कि इसमें आवश्यक और अपरिहार्य या मूल बातों को छोड़ दिया गया है। उनका संपूर्ण समावेश उस संक्षेपण में होना चाहिए और संक्षेपण को पढ़ने के बाद में ऐसा ना लगे कि मूल ग्रंथ की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इससे गायब हैं या इसमें अपूर्णता या अधूरापन देखने को मिलता है। तो अपूर्णता बिल्कुल भी संक्षेपण में न हो, परिपूर्णता देखने को होनी चाहिए, जिससे कि मूल ग्रंथ को फिर पढ़ने की आवश्यकता पाठक को न पड़े। अब हम बात करते हैं बोधगम्यता की। तो बोधगम्यता से आशय है कि उसको पढ़ने से उसकी जानकारी, उसका ज्ञान पाठक के लिए आसानी से हो जाना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार से अड़चन या दुरूहता या क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। क्लिष्टता होने पर वह समझ में नहीं आएगा और वह अपना प्रभाव पाठक पर नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए ये एकदम बोधगम्य होना चाहिए। इसी प्रकार से अगली विशेषता है इसमें सारगर्भिता। संक्षेपण के लिए सारगर्भिता होना अत्यंत आवश्यक होता है। संक्षेप में जो बातें कही गई हैं वे समाज शैली में और सारगर्भित रूप से कही जानी चाहिए। पूरा निचोड़ उस ग्रंथ का होना चाहिए जिस ग्रंथ का संक्षेपण किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज आपने इन विशेषताओं को समझा होगा, संक्षेपण के स्वरूप को जाना होगा। धन्यवाद छात्रों।